Hello dear shining stars, a very warm welcome to your history class with your history teacher Aparajita. And children, let's start here a new lesson today, that is chapter number 4 of class 8 history. Colonialism and tribal societies. Colonialism का मतलब क्या होता है? Colonialism का मतलब है उपनिवेशवाद. उपनिवेशवाद मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में के लोग जब दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाके एक कॉलोनी स्थापित करते हैं उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म. एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, और हमारे देश के जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जो आदिवासीज़ हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ अ ट्राइब? ट्राइब किसे कहते हैं? ट्राइबल सोसाइटीज़, आदिवासी कौन होते हैं, आदिवासी सोसाइटीज़ कौन कौन सी थी, हमारे यहाँ कौन कौन सी हैं इंडिया में. ट्राइबल सोसाइटीज़ इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. और ट्राइबल रिवोल्ट्स, उन्होंने कौन कौन से रिवोल्ट्स किए, किस किस वजह से ये रिवोल्ट्स हुए, दैट ऑल्सो विल रीड हियर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट इट. The profitable exploitation of peasants made the British greedier. अब जैसे आपने पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि पीजेंट्स का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिशर्स ने. अब उनके एक्सप्लॉयटेशन से जो प्रॉफिट हुआ उनको, उससे जो ब्रिटिशर्स थे वो और भी ज़्यादा लालची हो गए. Their next target was the tribals of India who lived in deep forest and led a life of self-sufficiency. अब जो नेक्स्ट टारगेट था ब्रिटिश का वो था ट्राइब्स ऑफ इंडिया. जो ट्राइबल, जो आदिवासी थे इंडिया के, वो थे उनके नेक्स्ट टारगेट. और वो आदिवासी डीप डेंस फॉरेस्ट में रहते थे और उनके लिए जो उनको फॉरेस्ट से मिलता था वो उनके लिए काफ़ी था, उनके रहने के लिए, उनके जीने के लिए. देयर ट्रेडिशनल इकोनॉमी वॉज बिल्ट अराउंड फॉरेस्ट. उनकी जो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी उन्होंने डेवलप कर ली थी वो जो जंगल था उसी के चारों तरफ घूमती थी. They firmly believed that the forest belonged to them and they belonged to the forest. और वो आदिवासी ये मानते थे कि ये जो जंगल है उन्हीं से है और उनके लिए ही ये जंगल है. They generally live throughout India. Most are found concentrated in hilly or forested areas. अब ज़्यादातर जो आदिवासी हैं वो कहाँ रहते हैं? Throughout the India, पूरे इंडिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी जो हैं वो हिली एरियाज़ में या फॉरेस्टेड एरियाज़ में मिलते हैं. द स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश हैव लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ट्राइबल पीपल. अब इन स्टेट्स में ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं. दे लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की हर्डिंग और रियरिंग करते थे ये. दे प्रैक्टिस द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी ये आदिवासी करते हैं. वॉट इज़ अ ट्राइब? अब ये ट्राइब होता क्या है, आदिवासी कौन है, ये हम समझेंगे यहाँ. अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफाइड एरिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस एफिलिएशंस, customs, economic patterns, geographic location and self identification. एक लोगों का एक झुंड, एक ग्रुप जो कि एक स्पेसिफाइड एरिया में रहते हैं और उनकी लैंग्वेज, अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कस्टम है उनके, अपने इकोनॉमिक पैटर्न्स हैं और जो जोग्राफिक लोकेशन है उसमें जहाँ वो रहते हैं उनकी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है. The tribal people speak different dialects which are mostly primitive in nature. पुराने ज़माने के होते हैं ये जो आदिवासी हैं और ये इनकी जो लैंग्वेज है ये अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलते हैं. Their religious affiliation is with certain tribal deities, though many of them follow Hinduism and other religions. और ये जो पूछते हैं ये इनका अपना एक आदिवासी गॉड है, डेटी मीन्स गॉड, जिनको ये पूछते हैं और ज़्यादातर लोग हिंदुइज्म या किसी और दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं. नाउ फैक्ट टू नो, रिसर्च स्कॉलर्स हु कंडक्ट रिसर्च ऑन ट्राइब्स आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अब जो लोग
जो रिसर्च स्कॉलर्स ट्राइब्स के ऊपर स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ट्राइबल सोसाइटीज, अब ये ट्राइबल सोसाइटीज कौन कौन सी? The tribals generally live in heavily forested areas or hilly areas। अभी हमने जैसे पढ़ा कि heavily जो dense forested areas होते हैं वहाँ पे रहते हैं ट्राइबल्स, और जो hilly areas हैं वहाँ होते हैं। They are under little political or economic influence, वो politics और economic influences से दूर रहते हैं। A tribal group is self-sufficient to a great extent, वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट होते हैं, जितना उनको फॉरेस्ट से मिलता है वो उनके लिए काफ़ी होता है। Their economy thrives on agriculture, hunting, fishing and food gathering। उन्हें बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता है, वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं, जिससे कि उनका गुजारा चल जाता है। They also rear cattle such as cows, sheep and goats etc. The agricultural practices of the tribals are primitive in nature। अब जो agricultural practices हैं वो modern technology से influence नहीं है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं यूज़ करते, वो primitive nature होता है उनके agriculture का। They often practice slash and burn technique, एक slash and burn technique होता है agriculture का, वो follow करते हैं। The houses of tribals are generally irregular clusters among the trees। Trees के बीच बीच में कहीं कहीं इनके घर पाए जाते हैं, कहीं पे एक cluster means group of houses, तो कहीं ज़्यादा group of houses होते हैं, कहीं पे कम houses होते हैं, trees के बीच बीच में इनके houses बने होते हैं। The social unit of a tribal society is generally the family। उनका सोशल यूनिट क्या होता है? फैमिली होती है। जो ट्राइबल्स की फैमिलीज होती हैं वो उनका सोशल यूनिट है, कहीं बाहर नहीं जाते वो। Women work shoulder to shoulder with men and are sometimes more important social constituent as compared to men। और जो विमेंस होती हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर मेंस का काम करती हैं, और कई बार तो वो मेंस के मुकाबले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। As women are considered workers, it is a matter of pride for a man to possess 2 or more wives। अब ट्राइबल्स में क्या होता है, जो विमेन होती है वो वर्कर होती है, वो मेन वर्कर होती है, काम करने वाली घर की सदस्य होती है, तो द ट्राइबल्स दे आर वेरी प्राउड टू मैरी 2 or more, they keep 2 or more wives। This is the reason that the institutions of polygamy and sale of bride are prevalent in tribal societies। और इसी कारण से जो सेल होता है, ब्राइड्स का सेल होता है, वो ज़्यादातर इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में होता है। Now tribal societies in the 19th century, 19th century में ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसी? By the middle of 19th century, the British had established their empire in India। अब 19th century के मिड तक आते आते ब्रिटिश ने अपना पूरा एम्पायर जमा लिया था इंडिया पे। Their eyes fell on forest resources where the tribals lived traditionally। अब इनकी नज़र पड़ी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की तरफ जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे। They wanted to clear these forests and use the cleared land for the cultivation of cash crops। क्योंकि ब्रिटिश जो है वो कैश क्रॉप को बढ़ावा देते थे, तो वो चाहते थे कि इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए, कट डाउन कर दिया जाए, और ये जो लैंड निकलेगा यहाँ पे कैश क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाए। ट्रेडिशनली द ट्राइबल्स एंजॉयड राइट्स ओवर द लैंड एंड फॉरेस्ट वेयर दे लिव। अब जो ट्राइबल्स हैं वो तो यही फॉरेस्ट में रहते थे, और ट्रेडिशनली उनका ये था कि जिस लैंड पे वो रहते थे वो उनका होता था। The British interfered with this right, and with this dissatisfaction started to grow in the tribes। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इसमें इंटरफेयर किया, इनके राइट्स पे इंटरफेयर किया, इनके जो लैंड थे वो इनसे लेने लगे, तो इससे क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन डेवलप हो गया ट्राइबल्स में। Moreover, the tribals did not want their custom and lifestyle to be known to other people, so they least liked any stranger coming into contact with them। अब ये जो ट्राइबल्स थे ये नहीं चाहते थे कि उनका जो कस्टम है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, वो कोई बाहर वाला किसी को पता चले, और वो किसी स्ट्रेंजर को भी इसलिए नहीं चाहते थे, अपने साथ मिक्सअप नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर का आदमी उनके कॉन्टैक्ट में आए। Consequently, a number of revolts took place in different parts of India। इस कारण क्या हुआ, अलग अलग रिवोल्ट्स शुरू हो गए अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के।
चेंजेस इन ट्राइबल इकोनॉमीज। अब ट्राइबल इकोनॉमीज में क्या क्या चेंजेस आए? दे चीफली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड विच वर प्रैक्टिस्ड इन द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म। अब ये जो ट्राइबल्स हैं ये डिपेंड करते थे, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस इनकी क्या थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते थे और मिनरल्स पे। और बहुत पुराना तरीका था इनका एग्रीकल्चर करने का। When the British tried to restrict their rights on forests and land, अब जब ब्रिटिशर्स ने उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहा, उनके जो राइट्स थे फॉरेस्ट पे और लैंड पे, they had no other way but to look for other means for their livelihood। अब ट्राइबल्स के पास कोई और दूसरा उपाय नहीं था, उनको अपने लाइवलीहुड के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरी चीज़ें देखनी पड़ी। The British deprived them of their tenancy rights so that they were reduced to the status of landless laborers who shared crops। अब ब्रिटिश ने क्या किया? उनसे जो लैंड ले लिया तो वो लैंडलेस हो गए, ट्राइबल्स जो थे वो लैंडलेस हो गए, उनके पास कोई लैंड नहीं बचा था और वो लैंडलेस लेबरर्स बन गए, वो लेबरर्स बन गए जो कि अपना क्रॉप शेयर करने लगे। The land acquired by the British was used for the cultivation of indigo, jute and poppy which played havoc with the fertility of land। अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो इंडिगो की खेती है, इससे क्या हुआ था? इंडिगो, जूट एंड पॉपी, इससे लैंड की जो फर्टिलिटी, उर्वरता जो है वो ख़त्म हो जाती थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस लैंड पे, उनसे जो ट्राइबल से जो लैंड लेते थे उस पर इंडिगो, जूट और पॉपी की खेती करने लगे, जिससे कि फर्टिलिटी ख़त्म होने लगी लैंड की। The construction activities such as building of dams and roads, laying of railways and other economic activities such as mining led to the depletion of tribal resources, leading to their starvation and poverty। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ब्रिटिश ने, लाइक बिल्डिंग बनाने लगे, रोड्स बनाने लगे, रेलवे लाइंस चलने लगी, इससे क्या हुआ? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो माइनिंग जैसे होती थी, उससे जो ट्राइबल रिसोर्सेज थे डिप्लीट होने लगे, उनसे छिन गए ट्राइबल से, और उससे क्या हुआ? उनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ा, स्टार्वेशन का, भूखमरी फैल गई, गरीबी फैल गई। चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़। अब क्या चेंजेस आए ट्राइबल सोसाइटीज़ में? दो द ट्राइबल्स रेजिस्टेड एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ बाय आउटसाइडर्स, येट दे वर नॉट सक्सेसफुल बिफोर द माइटी ब्रिटिश। हालांकि जो ट्राइबल्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे कि बाहर का कोई आकर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, लेकिन वो जो माइटी ब्रिटिशर्स थे उनके सामने नहीं टिक पाए, बिकॉज ब्रिटिश वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन्फ्लुएंस देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। अब ये जो आउटसाइड वर्ल्ड से इनका कॉन्टैक्ट शुरू हो गया, तो इससे क्या हुआ? इनके कस्टम, ट्रेडिशंस और कल्चर ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए। Around this time, the Christian missionaries were working to convert tribals to Christianity on the promises of money, land and social status। Money, land और social status ये देंगे, इसका promise करके जो ब्रिटिशर्स, ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे ट्राइबल्स को। However, most of the time these promises were not kept। लेकिन ज़्यादातर टाइम्स में क्या होता था? ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया जाता था, which resulted in the disillusionment of the tribals, so they reverted back to their clan faith or Hinduism। और इससे क्या हुआ? जब वो अपने प्रॉमिस नहीं रखते थे ब्रिटिश, तो इससे जो ट्राइबल्स थे वो वापस हिंदुइज्म को फॉलो करने लगे। नाउ द ट्राइबल रिवोल्ट्स। अब कौन कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे? द मैसिव ट्राइबल रिवोल्ट्स वर बाय द संथाल्स इन बंगाल एंड बिहार एंड कोलीज इन महाराष्ट्र। अब सबसे बड़ा जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, द मैसिव ट्राइबल रिवोल्ट, वो था संथाल्स के द्वारा बंगाल और बिहार में। द कोलीज इन महाराष्ट्र, द खासीज इन मेघालय, द भील्स इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, एंड द मुंडाल्स इन बिहार, द गोंस एंड द खोन्स इन उड़ीसा, द मर्स इन राजस्थान, besides many other। बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए। मेन जो था, जो मैसिव था, वो संथाल्स का था इन बंगाल एंड बिहार। कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। ये ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए? द मेन कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स वर द फॉलोइंग।
Exploitation. The British exploited the tribals by disposing them of their lands and means of livelihood. जो सबसे बड़ा कारण था ट्राइबल रिवोल्ट का वो था एक्सप्लॉयटेशन। किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ? ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आदिवासियों का एक्सप्लॉयटेशन किया। ब्रिटिश ने उनसे लैंड छीन लिया, उनका लाइवलीहुड, रहने का साधन जो था, जो जीने का साधन था उनका, वो सब छीन लिया उनसे। द ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू यूज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड माइंस फॉर देयर ओन पर्पसेस, और उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज करने की इजाज़त नहीं थी। इंटरफेरेंस इनटू ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हुआ ट्राइब्स के कस्टम्स, आदिवासियों के कस्टम और ट्रेडिशन पे, उससे ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। द ट्राइबल्स हैव ऑलवेज गार्डेड देयर पेक्यूलियर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ट्राइबल्स जो थे वो हमेशा ही गार्ड करते थे अपने कस्टम और ट्रेडिशन को, अपना अलग से कस्टम और ट्रेडिशन मानते थे, बाहरी दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं था। The interference of the outside people offended them. Work by Christian missionaries. The Christian missionaries worked to convert the tribals to the Christianity on the promise of land, money and other means of livelihood. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो ट्राइबल्स को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में, और किस प्रॉमिस के साथ कि उनको लैंड देंगे, मनी देंगे और दूसरे साधन, लाइवलीहुड जीने के दूसरे साधन देंगे। At this time the tribals were made to disrespect their clan gods which offended their sentiments. और जब ये कन्वर्जन करवाते थे क्रिश्चियनिटी में, तो ये चाहते थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट जब होते थे, कि ये ट्राइबल्स जो हैं ये जिनको जिस गॉड को मानते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इससे ट्राइबल्स के सेंटिमेंट्स पे बहुत खराब असर पड़ा। Repression of tribals. Whenever the tribals tried to raise their voice, they were violently repressed. उनके कभी भी अगर ट्राइबल्स ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। They were arrested and punished in full public view, even on trivial matters, only to instill fear in other tribes. और अगर वो कुछ भी कहते थे तो उनको पनिश किया जाता था, और अरेस्ट करके पनिश किया जाता था सबके सामने, पब्लिक व्यू में उनको पनिश किया जाता था, जिससे कि दूसरे ट्राइब्स में, लोगों में डर पैदा हो। गवर्नमेंट आर्चीव्स एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। अभी जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, ये कहाँ सेव किए हुए हैं? गवर्नमेंट आर्चीव्स में हैं, और सोर्स है ये ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने का। The government archives have preserved many records which show the dates, causes and people concerned with tribal revolts in different parts of the country. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट आर्चीव्स में प्रिजर्व्ड है। Of course, as these records were created by the British government, there are somewhat prejudice against the tribals. और yes, ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके क्रिएट किया था और प्रिजर्व करके रखा था, तो उसमें ट्राइब्स के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। इस ट्राइबल रिवोल्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? इन मोस्ट केसेस द ट्राइबल्स वर एंड स्टिल आर सिंपल प्रिमिटिव पीपल लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज। आज भी जो आदिवासी रहते हैं वो दूर दराज के इलाकों में, बहुत डेंस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर मिलेंगे आपको, और लोगों से, बाहरी दुनिया से दूर होते हैं। Their resources were limited, और उनके रिसोर्सेज पहले भी लिमिटेड थे। So their revolts were characterized by a large number of people but inadequate weapons. In most cases the tribals were unarmed, or at the most armed with sticks, bows, arrows, lances, etc. ज़्यादातर केसेस में तो ट्राइबल्स के पास आर्म्स होते ही नहीं थे, और अगर होते भी थे तो क्या होता था? उनके पास स्टिक होता था, तीर कमान होता था, भाले होते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था वेपन, which could stand nowhere in comparison to the firepower of the British forces. और इन वेपन्स को लेके वो इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी के साथ नहीं खड़े, उनके सामने नहीं खड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास तो फायर पावर था।
Each time the tribals rose in revolt, they were violently suppressed, resulting in a large number of casualties of the tribals. जब जब ये ट्राइबल रिवोल्ट हुआ तो उनके इस रिवोल्ट को दबा दिया गया ब्रिटिश पार के द्वारा। रीजनल फोकस, छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर के बारे में पढ़ते हैं। द छोटा नागपुर रीजन कवर्ड द रीजन्स चीफली इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अब छोटा नागपुर के अंदर ये सारे जगह थे एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। The chief tribes inhabiting this area include the Santals, Kons, Mundas and the Kols। और इस एरिया में जो ट्राइब्स थे वो थे संथाल्स, कोन्स, मुंड्स एंड कोल्स। The first major revolt was by the Kols in 1820। जो मेजर रिवोल्ट, सबसे पहला मेजर रिवोल्ट हुआ वो कोल्स के द्वारा हुआ 1820 में। They resisted the British interference। उनको ब्रिटिश इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा था। However, the British burned down many of their village and killed many people violently। हालांकि ये जो रिवोल्ट हुआ इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे विलेजेस जला डाले और बहुत सारे लोगों को मार दिया। At this, the revolt was put down in 1827। इसलिए 1827 में इस रिवोल्ट को बंद कर दिया गया। However, the Kols always found opportunities to revolt। लेकिन कोल्स को जब जब अपॉर्चुनिटी मिली, जब जब मौका मिला, उन्होंने रिवोल्ट किया। When the Mundas revolted in 1830-31, the Kols also joined them। अब जब मुंडास ने रिवोल्ट किया तो कोल्स ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। The chief cause of the revolt was the new policy of revenue regulation। रेवेन्यू रेगुलेशन का जो नया पॉलिसी ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था वो था इस रिवोल्ट का मेन कारण। Soon the revolt spread in a large area covering the present day Ranchi, Hazaribagh, Palamu and Manbhum। The revolt was suppressed in 1832। इस रिवोल्ट को भी दबा दिया गया 1832 में। Though the revolt continued on a minor scale well into 1837। लेकिन ये छोटे स्केल पे ये रिवोल्ट चलता रहा 1837 तक। The Kond revolt occurred in 1846 and lasted for 3 years on the apprehension that the British would appropriate their lands, exact forced labor and impose heavy taxes। अब कोन्स का जो रिवोल्ट था वो 1846 में हुआ और 3 इयर्स तक चला। The revolt was pacified in 1842। Sorry, it was pacified in 1848। The most massive revolt was undertaken by the Santals in 1855-56। और सबसे मैसिव, सबसे बड़ा रिवोल्ट जो था वो संथाल्स के द्वारा था 1855-56 में। They were disposed of their lands under the Permanent Settlement Act 1793 and their lands were passed to the zamindars, landlords। Children, in the previous chapter हम लोगों ने previous chapter में पढ़ा था Permanent Settlement Act के बारे में, जिसमें क्या किया जाता था, ब्रिटिश लैंड्स को ले लेते थे और जो जो लैंड थे वो किसको दे दिए जाते थे, जमींदार्स या लैंडलॉर्ड्स को। तो ऐसा ही इनके साथ भी किया गया ट्राइबल्स के साथ। द रिवोल्ट कवर्ड द एरियाज इन प्रेजेंट डे भागलपुर, मनभूम एंड राजमहल। दे वर लेड बाय सीदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चंद एंड भारियो। इन लोगों के नेतृत्व में ये रिवोल्ट हुआ। The armed Santhal rebellion started when 2 Santhal leaders were arrested। जब 2 Santhal leaders को ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया तब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और ये संथाल्स जो थे आर्म्ड थे, इनके पास आर्म्स थे। At this, about 10,000 men armed with bows, swords and spears attacked the government officers, police stations, indigo planters, railway stations and zamindars and organized into a large army comprising about 60,000 men। अब ये जो संथाल्स थे इनके पास क्या क्या आर्म्स थे, बोज थे, सोर्ड्स थे, स्पीयर्स थे और इन लोगों ने
गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अटैक किया, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ज़मींदार, इन सब पे अटैक किया और इनकी एक आर्मी संथाल्स की 60,000 मैन की आर्मी बन गई थी, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 1500 to 2000 मैन। और ये जो 60,000 मैन थे इनके छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड थे, ये 1500 से 2000 मैन के यूनिट्स में। They attacked and killed many British officers. उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश पे और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया। The British army was called and in the violent repression about 10,000 संथाल्स were killed. अब ब्रिटिश आर्मी को बुलाया गया इनके वायलेंस को, इनके रिवोल्ट को दबाने के लिए, और इसमें 10,000 संथाल्स मारे गए। The Santhal area was put under the direct control of the Governor General and the Christian missionaries were encouraged to work in the area to secure conversion. अब जब इनका सप्रेस कर दिया गया इनके रिवोल्ट को, तो संथाल्स को, वो जो संथाल एरिया था उसको डायरेक्टली गवर्नर जनरल के कंट्रोल में दे दिया गया और क्रिश्चियन मिशनरीज को एनकरेज किया गया कि कन्वर्जन अपना जारी रखे। ये जो संथाल्स थे इनका कन्वर्जन करें, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। नाउ द रीजनल फोकस नॉर्थ ईस्ट। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। द ट्राइब्स दैट इनहेबिट द नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूड द गारो, द खासी। यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स थे? गारो थे, खासी थे, एंड हेजोंग, जेंतिया, द मीजो, the Baro and many other tribes. अब ये सब ट्राइब्स कहाँ पे थे? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। The first major revolt in North East was by the Khasis under the leadership of Tirut Singh and Nongalkhwa. It continued from 1829 to 1833. 1829 से 1833 तक ये रिवोल्ट चला। The revolt started with an attack on the British officers and workers. About the same time, the Singpos too broke in rebellion in 1830 under the leadership of Kumar Roop Chand as the Raja. अब इसी टाइम में, सेम टाइम पे सिंगपोज ने भी एक रेबेलियन, दे ब्रोक अ रेबेलियन, और किसके लीडरशिप में? कुमार रूपचंद जो राजा थे उनके नेतृत्व में। Other tribes such as Nagas, the Khamtis and the Garos to join the revolt, और इस रिवोल्ट को इन तीनों ने भी ज्वाइन किया। However, they could not face the mighty British army, लेकिन वो इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी को फेस नहीं कर पाए। The Singpos rose in minor revolt again in 1839, लेकिन सिंगपोज एक छोटे से रिवोल्ट फिर से सिंगपोज के द्वारा हुआ 1839 में। The Nagas too broke in rebellion in 1844 and troubled the British forces for about 3 years. 1844 में नागाज ने भी फिर से रिवोल्ट किया और ब्रिटिश फोर्सेस को 3 साल तक परेशान किया। The Kukis living in present-day Manipur raided the British territory in 1826, 1844, 1849, killing a large number of people. ये छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते गए। They were finally put down in 1850 और इसको भी ब्रिटिश ने दबा दिया। Now a case study, एक केस स्टडी पढ़ेंगे किसके बारे में? बिरसा मुंडा। He was Birsa Munda. Birsa Munda was born in the year 1875 in Ulihatu in Ranchi of a part of Chota Nagpur region. छोटा नागपुर रीजन का एक पार्ट उलीहातू जो रांची में है, वहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। His family had gone in search of employment in Bamba, और उनकी फैमिली जो थी वो एम्प्लॉयमेंट के काम के सिलसिले में काम ढूंढने के लिए कहाँ चली गई थी? बम्बा। His family had been disposed of the land by the British authorities. ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने उनकी फैमिली से लैंड ले लिया था। The family was in desperate condition, wandering from one place to another in search of some respite. अब जो बिरसा मुंडा की फैमिली थी उनको काम चाहिए था और वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे काम ढूंढने के। Birsa was very young when he came into contact of a Christian missionary
when he joined a German school. जब बिरसा मुंडा ने जर्मन स्कूल ज्वाइन किया, वो बहुत छोटे थे और तब वो एक क्रिश्चियन मिशनरी के कॉन्टैक्ट में आए. He converted to Christianity on the promise that his land would be returned to his family. जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज प्रॉमिस करते थे कि उनका लैंड जो है वो दे दिया जाएगा उनको वापस. तो ये जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई. This promise, however, was not kept, so he reverted back to his tribal faith and adopted the worship of Hindu deities. लेकिन ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया, जिस कारण बिरसा मुंडा वापस अपने जो ट्राइबल फेथ था, जो अपने गॉड को, वो हिंदू गॉड को वर्शिप करते थे, वो वापस उसमें उनको वर्शिप करने लगे. He was also expelled from the school. उनको स्कूल से निकाल दिया गया. This incident turned him against the missionaries and the government. और इस इंसिडेंट से क्या हुआ, बिरसा मुंडा अगेंस्ट हो गए मिशनरीज के और गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. He started his struggle for the traditional agrarian rights of the Mundas in the protected forest which the British government had overtaken. और यहाँ से इन्होंने स्ट्रगल शुरू किया. एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन राइट्स जो मुंडास का था वो वापस मिले उनको, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे ले लिया था. द अदर लैंड्स दैट द पीपल वर गिवन वर ओनली बैरन लैंड्स. बिल्कुल सूखी ज़मीन, बंजर ज़मीन दी जाती थी. अगर भी दी जाती थी वापस उनको ज़मीन, तो बंजर ज़मीन देते थे ब्रिटिशर्स. एट फर्स्ट द मुंडास पिटिशन द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स ओनली टू बी टर्न डाउन. शुरू में तो मुंडाज ने क्या किया, वो पिटिशन फाइल करते थे गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट को, लेकिन उनके इस पिटिशन को टर्न डाउन कर दिया गया. बिरसा मुंडा फेल्ट द ओनली वे आउट वाज टू टेक टू आर्म्स. अब बिरसा मुंडा को लगा कि अब तो आर्म्स उठाने की ज़रूरत है. He united his people and rose in revolts and uprisings on many occasions in order to expel the British officers and other middlemen from the area. अब बिरसा मुंडा ने लोगों को इकट्ठा किया, यूनाइट किया और बीच बीच में बहुत सारे रिवोल्ट्स किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. द मूवमेंट बिकेम क्वाइट पॉपुलर विद द पीपल. और ये जो मूवमेंट था, बिरसा मुंडा ने जो ये स्ट्रगल स्टार्ट किया था, ये बहुत पॉपुलर हो गया लोगों के बीच. Birsa Munda was strictly arrested on 3rd February 1900. अब 3rd February 1900 में उनको अरेस्ट कर लिया गया बिरसा मुंडा को. He died in jail on 9th June the same year under mysterious conditions. और उसी साल 9th जून को वो जेल में ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन मिस्टीरियस कंडीशन में. किस वजह से किसी को नहीं पता. Birsa Munda is revered by the people of his tribe as God. बिरसा मुंडा को उस ट्राइब के जो लोग हैं वो लोग भगवान के रूप में पूजते हैं. He was only 25 when he died. और जब उनकी डेथ हुई थी उनकी एज जस्ट 25 years की थी. So these were the tribal revolts, the different tribal revolts which happened in India. अब हमने अब तक जो पढ़ा चैप्टर में, we'll read some important facts. The distribution of tribal population is not uniform, it is found in clusters. The tribals live in far-flung areas and have peculiar lifestyle, customs and traditions. यही पता चला हमें पूरे चैप्टर में कि जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, डीप इन फॉरेस्ट, और उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल होती है, एक अपना कस्टम फॉलो करते हैं. Interference by the British affected a change in the economies and societies of the tribals in numerous ways. The chief cause of the tribal revolts were exploitation by the British. जो main cause था tribal revolts का वो था exploitation, जो कि Britishers ने किया था tribals का. Interference into their custom and traditions, conversion by Christian missionaries and violent repression of tribals at the hands of the British. Many tribal uprisings took place at different places in the country. Among them, Munda revolt and Santhal revolt were the most prominent. बहुत सारे tribal uprisings हुए, revolts हुए, जिसमें कि Munda revolt और Santhal revolt main थे. The Chota Nagpur and Northeast regions have witnessed a large number of tribal revolts during the entire British rule, right from early 19th century. Munda revolt was headed by Birsa Munda,
who sacrificed himself for the tribal cause at the young age of 25 years. Due to his bravery and courage, Birsa Munda became a legendary figure in the history of tribal revolts in India. जितना भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए इंडिया में, उसमें बिरसा मुंडा की जो ब्रेवरी है उस कारण से वो एक लेजेंडरी फिगर बन गए हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स में. फाइन चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अच्छे से समझ में आया आपको. नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज हियर. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें हमें टिक लगाना है. Tick the right option. The first major revolt was by the Kols in which year? 1818, 1820, 1920. It was in 1820. We can find the Santals and Kons in northeastern Telangana, Chota Nagpur. Santals और Kons कहाँ मिलते हैं? They are found in Chota Nagpur area. The first major revolt in the northeast was by the northeast में जो पहला revolt हुआ किसने किया था? Santals, Khasis, Kons. It was by the Khasis. Birsa Munda was treacherously arrested on 3rd February, 3rd March, 5th May. He was arrested on 3rd February. The missionaries worked to convert tribals into missionaries जो थे Christian missionaries, वो tribals को किस में convert करते थे? Hinduism, Islam, Christianity, into Christianity. Fine. Write T for true and F for false statements. The tribals invited the outsiders to settle in their area. क्या वो बाहर से लोगों को बुलाते थे अपने एरिया में सेटल होने के लिए? ट्राइबल्स जो थे? No. False. The tribals had traditional rights over the natural resources in the area. Yes, this is true. उनका अपना एक ट्रेडिशनल राइट था जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके एरिया में. The tribals used the most scientific methods of farming. क्या ट्राइबल्स जो हैं वो साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करते हैं? No. False. The tribal rebels were armed with modern weapons. जो tribal rebellions थे उनके पास क्या modern weapons थे? No. This is also false. The Santhal rebellion took place in Manipur. No, this is also false. Okay, children. So, this was all in this chapter. अच्छे से पढ़िएगा फिर से इस चैप्टर को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिससे कि आप एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कर पाएंगे. गो थ्रू द चैप्टर thoroughly and we'll meet again. Stay tuned for the new video. I'll be here with a new chapter. एक नया चैप्टर लेके फिर आपके सामने आऊँगी. तब तक के लिए बाय. Have a good time.